नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हिंदी पेडागोजी सीटेट 2020 के हिंदी पेडागोजी। यह आज तीसरा क्लास है। मैंने इससे पहले 2 क्लास आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। आप इसमें अच्छी तरीके से जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आपको 30 में से 30 लाना हो तो आपको पेडागोजी अच्छी तरीके से देखनी होगी। मैंने पेडागोजी के ट्रिक अच्छी तरीके से बनाए हैं। ट्रिक के साथ फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर करने की गारंटी है मेरे पास। मैं गारंटी देता है इसलिए कि आप, लेकिन हाँ, इसके लिए एक शर्त है कि आपको चैनल के साथ बने रहने होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिए। सीटेट, यूपीटेट, बीटेट, जो भी स्टेट की तैयारी, स्टेट टेट की तैयारी आप कर रहे हैं, कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पे आप मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति की व्यग्रता से क्या आशय है? अभिव्यक्ति व्यग्रता से क्या आशय है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी द्वारा अर्जित भाषा प्रयोग को अभिव्यक्ति करने की आतुरता। ऑप्शन बी, विद्यार्थी सदैव लेखन कार्य करना। ऑप्शन सी, शिक्षक द्वारा अभिव्यक्तित करना। ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा लेखन कार्य गृह कार्य के लिए प्रदान। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में अभिव्यक्ति व्यग्रता से आशय क्या है? अभिव्यक्ति व्यग्रता क्या होती है? विद्यार्थी द्वारा अर्जित भाषा प्रयोग को अभिव्यक्तित आतुरता कहते हैं। अभिव्यक्तित व्यग्रता और अभिव्यक्तित आतुरता दोनों एक ही है, दोनों का संबंध एक ही है। यहाँ पे व्यग्रता है, यहाँ पे आतुरता, दोनों एक ही है। तो ये क्या है? विद्यार्थी द्वारा अर्जित भाषा प्रयोग को कहते हैं। विद्यार्थी जो भी भाषा प्रयोग अर्जित करते हैं उसका अगर प्रयोग करते हैं तो इसे आतुरता कहते हैं या व्यग्रता, दोनों एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब विद्यार्थी द्वारा तर्क के आधार पर जानकारी प्राप्त की जाती है, यहाँ पे सवाल अच्छी तरीके से देखिएगा। तो तर्क के आधार पर, यहाँ पे तर्क के आधार पर जानकारी प्राप्त की जाती है तथा उन ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर समस्या का समाधान किया जाता है। अपने ज्ञान के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है, उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन बी, प्रयोग विधि। ऑप्शन सी, अन्वेषण विधि। ऑप्शन डी, दत्त कार्य विधि। लेक्चर वीडियो का क्वेश्चन है। जिसने भी लेक्चर वीडियो अच्छी तरीके से देखे होंगे वो आसानी से जवाब दे देंगे। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन नंबर 137 का क्या आंसर है। चलिए राइट आंसर लगाइए। क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लेते हैं पर। जब विद्यार्थी द्वारा तर्क के आधार पर जानकारी प्राप्त की जाती है, जब अपने तर्क करते हैं, वो अपने आप सोचता, अपनी समझ और जानकारी देता है, तो उस ज्ञान के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, व्यवहार में परिवर्तन होना शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, व्यवहार में परिवर्तन होना। तो किस विधि द्वारा? यहाँ पे प्रोजेक्ट विधि दिया है, प्रयोग विधि, प्रयोग हम नहीं कर सकते। अन्वेषण विधि का इसका कोई सवाल ही नहीं था। दत्त कार्य विधि, जो आपको दत्त कार्य विधि होमवर्क की बात होती है, दत्त कार्य के आधार पे हम नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते, अन्वेषण नहीं करते, तो प्रोजेक्ट विधि आपके लिए दैट्स राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय विद्यालय में वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ का मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन ए, विद्यार्थी में निडरता का भाव समावेशित करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थी में आत्मव्यक्ति का विकास करना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में कला का विकास करना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो अपना राइट आंसर लगाइए।
चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छी तरीके से। उच्च स्तरीय विद्यालय में, यहाँ पे हाई क्लास एजुकेशन की बात हो रही है, हायर एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे अपर प्राइमरी की बात हो रही है, अपर मिडिल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अपर मिडिल के वाद विवाद करने से शास्त्रार्थ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों में निडरता। निडरता, कोई विद्यार्थी निडर हो ही नहीं सकती, ये गलत टैग वर्ड। समावेशी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, लेकिन यहाँ पे निडरता भी तो आ जाती है। विद्यार्थियों में आत्माभिव्यक्ति का विकास होना, ये आपको पॉजिटिव है। विद्यार्थी एजुकेशन इसलिए हासिल करते हैं, विद्यार्थी शिक्षा इसलिए हासिल करते हैं वो आत्म विभक्ति कर सके, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें बढ़ सके, वो आत्मनिर्भर हो सके, इस तरीके का काम कर सके। ये आपका हो सकता है विद्यार्थियों में कला का विकास हो, सिर्फ कला नहीं। आत्मविभक्ति का मतलब होता है वो सभी चीज़ में पूर्ण हो जाना, ठीक है, सभी चीज़ में पूर्ण होना। तो यहाँ पे कला की सिर्फ कला नहीं हो सकती। अगर एक ही आंसर आता है तो ये तो सीधी बात है, ये गलत होंगे। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन की शिक्षण क्षेत्र में सीमाएं निम्नलिखित हैं। ऑप्शन ए योग्यतापूर्ण एवं क्षमता प्रोग्रामर्स का अभाव। ऑप्शन बी प्रकरणों के कार्यक्रम बनाना संभव नहीं है। ऑप्शन सी इनमें से सामाजिक प्रेरणा नहीं मिलती। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अपना आंसर लगाइए। चलिए अपना एक बार अच्छी तरीके से देख लेते हैं। अभिक्रमिक अनुदेशन के शिक्षण क्षेत्र में सीमाएं की निम्नलिखित है। योग्यतापूर्ण एवं क्षमता प्रोग्रामर्स का अभाव, ये सही है। यहाँ पे हमारे यहाँ योग्यतापूर्ण और क्षमताओं का अभाव पाया जाता है। प्रकरणों के कार्यक्रम बनाना संभव नहीं है। हम जिस आधार पे कार्यक्रम बनाते हैं वो उस आधार पे यहाँ बनती नहीं, ये भी सही है। इनमें से अगर एक सही हो और दो सही हो तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले आपको बताया था, ये ट्रिक बताई थी, अगर एक से अधिक क्वेश्चन सही हो तो आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन, इनमें सामाजिक प्रेरणा नहीं मिलती। हाँ, यहाँ पे अभिक्रमिक अनुदेशन में सामाजिक प्रेरणा नहीं मिलती, ये भी सही है, तो उसका मतलब आंसर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण को प्रभावशाली बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय है। ऑप्शन ए विद्यार्थी से सदैव कक्षा में वाद विवाद करवाना। ऑप्शन बी कक्षा शिक्षण के अध्यापन के उपरांत विद्यार्थियों से उससे संबंधित प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी विद्यार्थी को गृह कार्य में केवल अनुकरण का कार्य देना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों का आर्थिक विकास करना। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में मैंने करवाए थे, इसी टाइप के क्वेश्चन, और बहुत ही आसान तरीके से आपने ट्रिक के माध्यम से आपने जो मैंने टैग आपको मैंने दिए हैं, कुछ वर्ड के जो टैग दिए, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप दे दिए होंगे और नेगेटिव अच्छी तरीके से आपको याद होगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 10-12 पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 20-25 पॉजिटिव है, बस इतना ही। पॉजिटिव एक बार अगर लगातार आप पढ़ रहे हो, लगातार क्लास में बने हुए हैं, तो आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी क्लास लगती है। आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, मैं अच्छी तरीके से समय निकाल के हर वो कमेंट आपका पढ़ता हूँ। सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके नोट्स लीजिए 7634993536। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार अच्छी तरीके से आप अपना आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा शिक्षण की बात हो रही है, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, आपको हिंदी की क्लास है, तो प्रभावशाली बनाए रखने के मतलब प्रभावशाली बना, सर्वोत्तम उपाय, बेस्ट, इसका उपाय क्या है? विद्यार्थियों में सदैव, नेगेटिव, ये गलत है। कभी भी विद्यार्थी को हम सदैव कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ नहीं कर सकते, सदैव नहीं कर सकते, मुख्य रूप से नहीं कर सकते, मतलब ऐसी चीज़ में विद्यार्थियों को हम नहीं बांध सकते। भाषा शिक्षण के अध्ययन के उपरांत, जब हम उपरांत मतलब बाद में विद्यार्थियों से उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर कोई भी शिक्षण करवा रहे हैं कक्षा में, शिक्षण करवाने के बाद, उपरांत मतलब बाद, विद्यार्थियों से उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, जी उसी से रिलेटेड पूछेंगे, ये आपका 100% सही होंगे। विद्यार्थियों को गृह कार्य केवल, यहाँ पे केवल आ गया मतलब गलत आ गया, केवल मतलब गलत।
विद्यार्थियों का आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्यों करेंगे भाई, विद्यार्थियों को हम पढ़ा रहे हैं, बिजनेस नहीं, बिजनेस सिखाने पे जोर देंगे, सॉरी जोर भी नहीं देंगे, बिजनेस सिखाने की उपाय बताएंगे। उस पर ये नहीं कहेंगे बिजनेस सीखना ही पड़ेगा, या हम स्कूल है, स्कूल में एजुकेशन देते हैं, बिजनेस नहीं। जहाँ एजुकेशन देते हैं वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती, या फिर इकोनॉमिक डाउन नहीं सकती, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अच्छी तरीके से आपको समझ आ गई होंगी। आपको नहीं आती है तो आप जाके टैग वाला वीडियो देखिए, टैग आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप अगर टैग वाली वीडियो देख लोगे, आप सर्च प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, ट्रिक्स एंड टैग एंड ट्रिक्स प्लेलिस्ट में लिखा होगा, टैग एंड ट्रिक्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वहाँ पे हिंदी का जो प्लेलिस्ट बना होगा, हिंदी वाली वीडियो आप देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। आपके लिए बहुत मेहनत से बनाए, कई घंटों का मेहनत है, कई किताबों का निचोड़ है, आसान नहीं है, बहुत समय लगता है, पर आपके लिए हर समय आपके लिए मेहनत करना अच्छा लगता है बस, क्योंकि आपकी सक्सेस हमारी पहचान है, आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है। आप अगर कामयाब नहीं होते तो हमें लगता है कि हम लोग नहीं कामयाब होते, हमारी टीम कामयाब नहीं होती। इसीलिए आपकी सहायता करना या फिर आपके प्रोत्साहन करना मेरे लिए पहली प्राथमिकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में शाब्दिक साधन और शाब्दिक साधन का प्रयोग शिक्षक को उदाहरण कौशल में निपुण बनाता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, लेखन कौशल में बाध्यता उत्पन्न करती है। ऑप्शन सी, परीक्षा परिणाम बनाने में सहायता करती है। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की आर्थिक विकास करने में सहायता करती है। चलिए पिछले क्वेश्चन के आधार पर ये इस क्वेश्चन का भी आंसर दे पाएंगे आप। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए अच्छी तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में शाब्दिक साधन, अशाब्दिक, यहाँ पे शाब्दिक साधन दिया गया और अशाब्दिक साधन दिया हुआ है। ठीक है, उदाहरण कौशल में निपुणता होना, उदाहरण कौशल में निपुणता होना, लेखन कौशल में बाध्यता को उत्पन्न होना, परीक्षा परिणाम बनाने में सहायक होना, विद्यार्थियों का आर्थिक विकास करने में सहायक होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में कहानी विधि के लाभ निम्न हैं। क्या लाभ हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में रुचि का अभाव। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के पठन कार्य में रुचि का विकास। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों का आर्थिक विकास संभव हो जाना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अच्छी तरीके से। भाषा शिक्षण में कहानी विधि के लाभ निम्न हैं। कहानी विधि के क्या लाभ है? विद्यार्थियों में रुचि का उत्पन्न करना। कहानी विधि से विद्यार्थियों को रुचि उत्पन्न होती है? हाँ, हो सकती है। विद्यार्थियों में पठन कार्य में रुचि कैसे हो सकती है? ठीक है, यहाँ ये भी हो सकती है। विद्यार्थियों का आर्थिक विकास संभव हो सकता है, ये नहीं हो सकता, आर्थिक विकास नहीं हो सकता। अब या तो आप समझो बात को, सबसे अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा आपको। अब अगर एक गलत है, आर्थिक विकास बच्चों में हो ही नहीं सकती। स्कूल में बच्चों का आर्थिक विकास हम कैसे करें? आर्थिक मतलब यहाँ पे आती है इकोनॉमिक्स आती है, पैसों से आती है, मुद्रा से आती है, उसके डेवलपमेंट से आती है। तो ये आर्थिक विकास स्टूडेंट में नहीं होता, पहला। दूसरा, अगर ये नहीं होता, एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो उपरोक्त डी गलत होंगे, ये नहीं होंगे। अब आते यहाँ पे ये दोनों आपको सही होंगे। विद्यार्थियों में रुचि का अभाव, सॉरी यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग है, अभाव की बात आ रही है। तो अभाव तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, सिंपल सी बात है। मैं आपको एक लाइन में बता दूं, ये आपके गलत है। ठीक है, विद्यार्थियों में आर्थिक विकास ये गलत है, अगर ये भी गलत है, तीनों गलत हो तो आपको राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 143। किसी भी राष्ट्र और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का कार्य तथा राष्ट्र की एकता को बनाए रखने का कार्य क्या है? ऑप्शन ए, राष्ट्रभाषा द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी, जो जनता द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी, विद्वानों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी, अध्यापक द्वारा किया जाता है। अपना राइट आंसर लगाइए।
बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ की जागृति को प्रदान करेगा। आप कमेंट में बताइए ये क्वेश्चन आपको 143 क्वेश्चन आपको किस तरीके से लगा। चलिए अच्छी तरीके से समझते हैं। किसी भी राष्ट्र का अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए, इकोनॉमिक, देश की इकोनॉमिक सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य क्या, राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में क्या। राष्ट्र की एकता हम तभी बना सकते हैं जब सभी 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 धर्मों का, सभी समुदाय के, सभी क्षेत्र के बोलचाल, भाषाएं, लैंग्वेज अच्छी हो, मतलब एक जैसी हो। तो ये राष्ट्र भाषा ये हो सकती है जो हर गांव, कस्बे, मोहल्ले, क्षेत्र, राज्य सभी जगह बोली जाती है। तो तभी अगर हमारी यूनिटी होंगी तो यूनिटी होने के साथ देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। जनता द्वारा, सभी जनता तो हमारे देश में सक्षम है ही, तो इस तरीके से नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र स्वास्थ्य कक्षा में सदैव उदास तथा डरा सहमासा रहता है। आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, छात्रों की समस्या को जानने का प्रयास करेंगे तथा उसकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी, उसके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर समस्या को समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी, उसके सहयोगियों से बातचीत कर समस्या को जानने की प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी, छात्रों को कक्षा से बाहर बिठा देंगे। अपना राइट आंसर लगाइए। बहुत बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और अच्छा भी है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन आपकी एजुकेशन वैल्यू को बेहतर करेगी, आपकी पेडागोजी इसी के आधार पे होगी। चलिए क्वेश्चन अच्छी तरीके से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र स्वास्थ्य कक्षा में सदैव उदास रहता है। वो हमेशा उदास रहता है, डरा सहमासा रहता है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे इसमें बताइए। छात्र की समस्या को जानने का प्रयास करें, सिंपल से लॉजिक है, तथा उसकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। आप एज ए टीचर नहीं, आप एज ए गाइड भी हैं। याद रखें, आपको, आप क्या हैं? गाइड भी हैं। एज ए टीचर हैं, आप एजुकेटर हैं, पहली बात। आप ट्यूटर हैं, पहली बात। दूसरी, आप एजुकेटर के, ट्यूटर के सिवा आप गाइडर भी हैं। आप बच्चे को गाइड करेंगे, आप बच्चे को उसकी फैमिली से बेहतर वैल्यू देंगे। जब तक आप बच्चे को वैल्यू नहीं देंगे, बच्चे एजुकेशन में शिक्षा में मन नहीं लगाएंगे। तो आपको सबसे पहले आपको एक डॉक्टर का काम करना है, क्योंकि शिक्षा नीति यही हमें सिखाती है कि बच्चे से आप सिर्फ पढ़ा नहीं सकते। बच्चे को आपको इसलिए सैलरी नहीं मिलती सरकार की ओर से, जाके सिर्फ आप सैलरी पाओ और बच्चे को पढ़ाओ। बच्चे को पढ़ाना मोस्ट इम्पोर्टेंट में से नहीं आता। बच्चे को समझना, उसकी समस्या को दूर करना ही सबसे मैं आपको टैग पॉइंट बता दूं। बच्चे की समस्या को समझना पहला, बच्चे की समस्या को समझने के बाद उसकी समस्या को सुलझाना आपका सबसे प्राइमरी स्थान होता है टीचर के क्षेत्र में। आप एक गाइडर के रूप में भी होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा इसका? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में निर्माणकारी उपागम का संबंध है। ऑप्शन ए, बच्चे के व्याकरण संबंधी त्रुटियों से। ऑप्शन बी, बच्चे के भाषागत शुद्धता से। ऑप्शन सी, बच्चे के द्वारा किए गए प्रयोगों से। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में निर्माणकारी उपागम क्या है? बच्चे के व्याकरण संबंधी त्रुटियां, ये नेगेटिव है, गलत होगी। बच्चे के भाषागत शुद्धता, ये हो सकते हैं, पहले पूरा देख लेते। बच्चे के द्वारा किए गए प्रयोगों से, ये भी हो सकते हैं। उपयुक्त सभी ये नहीं है, क्योंकि ये एक नेगेटिव होगा तो उपयुक्त सभी हो नहीं सकते। अब ऑप्शन ए एंड बी बचता है आपके नज़र में, आप उसको इसमें सेलेक्ट करना। ऑप्शन ए बेहतर है या ऑप्शन ए बेहतर है या ऑप्शन बी बेहतर है या ऑप्शन सी बेहतर है। तो सबसे पहले फिर एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में निर्माणकारी उपागम है। बच्चों के भाषागत शुद्धता को निर्माण मतलब प्रयोग नहीं कर सकते, निर्माण में प्रयोग नहीं कर सकते हैं भाषागत शुद्धता से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में प्रवीणता कैसे प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए, शिक्षण विधियों द्वारा। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति द्वारा। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की परीक्षा
द्वारा, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की अध्यापन द्वारा। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छी तरीके से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा शिक्षण में प्रवीणता कैसे लाया जा सकता है या ला जा सकता है, जो भी है। शिक्षण विधियों द्वारा। सिंपल सी बात है, आप जो एजुकेशन करवा रहे बच्चे को, आप जो टीचिंग करवा रहे हैं, आपकी मेथड कैसी है, आपकी बेहतर मेथड है या नहीं। बच्चे अभिव्यक्ति कैसे करें जब आपकी मेथड बेहतर नहीं हो सकती। बच्चे अभिव्यक्ति विद्यार्थी की परीक्षा द्वारा ये बिल्कुल नहीं कर सकते। विद्यार्थियों के अध्यापन द्वारा। विद्यार्थियों के अध्यापन की क्या मतलब है? ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो आपकी मेथड का इम्पोर्टेंट माना जाता है, विद्यार्थी की इम्पोर्टेंट नहीं मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज वर्तमान समय भाषा शिक्षण के अध्यापकों की प्रतिष्ठा घटती जा रही है, जिसका मुख्य कारण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेलेक्ट बहुत बेस्ट क्वेश्चन में हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। ऑप्शन ए समाज और विद्यालय के प्रति कर्तव्य, ऑप्शन बी अध्यापक के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी कर्तव्य के प्रति निष्ठा, ऑप्शन डी प्रेरणा का अभाव। चलिए क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लिए। आज वर्तमान समय में भाषा शिक्षण में अध्यापकों की प्रतिष्ठा घटती जा रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है समाज में विद्यालय के प्रति कर्तव्य। ये हो सकते हैं अध्यापक के प्रति उदासीनता। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे भाषा शिक्षण के अध्यापक की बात हो रही है। यहाँ पे जब अध्यापक की बात होती है, अध्यापक का सवाल आता है क्वेश्चन। उदासीनता, अध्यापक के प्रति उदासीनता लोगों की घटती जा रही है, लोगों की वैल्यूज़ घटते जाते हैं टीचर के प्रति। टीचर सिर्फ मात्र एक संसाधन के रूप में बन के रह गए। टीचर सिर्फ संसाधन के प्रति रह गए हैं। टीचर एक वैल्यूबल नहीं हो पा रहे हैं, या तो क्योंकि कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं टीचर अपनी उदासीनता नहीं दिखा पाते, या फिर समाज में उसकी प्रति रुचि नहीं हो पाती। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में रुचि का छात्र की रुचि होने का कारण है। ऑप्शन ए नैतिक मूल्यों का अभाव, ऑप्शन बी शिक्षा के महत्व का दृष्टिगत न होना, ऑप्शन बी अभिभावकों का सहयोग न मिलना, ऑप्शन डी मंद बुद्धि का प्रभाव। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लेते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की रुचि का होना, शिक्षा के मूल्यों में अभाव, ये नेगेटिव है। शिक्षा के महत्व का दृष्टिगत ना होना, ये भी नेगेटिव है। अभिभावक के सहयोग ना मिलना, ये भी है। मंद बुद्धि का, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात, रुचि नहीं मिलता है। शिक्षा के महत्व का दृष्टिगत ना होना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपके द्वारा अध्यापन कराया गया पाठ कुछ कमजोर प्रवृत्ति के विद्यार्थियों को समझ आने में असमर्थ महसूस हो रही है, तो एक भाषा शिक्षण होने के नाते आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए उस पाठ से संबंधित विषय को पुनः पढ़ाएंगे, ऑप्शन बी विद्यार्थियों को शांत रहने को कहेंगे, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को स्वयं ही अभिव्यक्ति करने को कहेंगे, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को डांट कर बिठा देंगे। अपना राइट आंसर लगाइए। सीधा यहाँ दिखता है उस पाठ से संबंधित विषय को पुनः पढ़ाएंगे। उसका राइट आंसर है शांत रहने को कहेंगे। इसमें शांत वाली कौन सी बात है? यह तो शांत होगी नहीं। देखो स्वयं ही अभिव्यक्त करके कहेंगे, आप स्वयं नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे इंक्लूड होनी चाहिए। आपके एजुकेशन पॉलिसी कहती है आप जो भी कार्य करो उसमें बच्चे इंक्लूड होनी चाहिए। विद्यार्थी को डांट कर बिठा देंगे, विद्यार्थी को आप डांट नहीं सकते हैं। अगला देखते हैं। मौखिक रचना से आशय है जब विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति लिख कर सकता है, ऑप्शन बी जब विद्यार्थी बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, ऑप्शन सी जब विद्यार्थी संकेत द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है, ऑप्शन डी
उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लेते हैं। मौखिक रचना से आशय क्या है? जब विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति लिख कर सकता है। मौखिक रचना क्या होती है? अपनी अभिव्यक्ति लिख कर सकता है। यहाँ मौखिक की बात हो रही है, लिखने की यहाँ बात हो रही है। यहाँ पे मौखिक में लिखना नहीं हो सकता, ठीक है। जब विद्यार्थी बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है। मौखिक मतलब होता है बोलना, बिना किताब देखे, बिना कॉपी देखे, इस तरीके से आपका राइट आंसर। जब विद्यार्थी संकेत, यहाँ संकेत नहीं होगा, उपरोक्त डी नहीं होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा अधिक आंसर हो तभी डी हो सकता है। यहाँ पे एक से ज़्यादा अधिक आंसर है ही नहीं, इसका राइट आंसर ये होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर एंड शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। अपने कमेंट अच्छे बुरे जो भी आपको अच्छे लगते हैं, क्लास कैसी लगी इस बारे में आप हमें राय दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी अपनी राय दे सकते हैं। 7634993536 आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू।